A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. In previous classes, we have already discussing the chapter 3 of your statistics for economics. The chapter name is method of statistical inquiry, census and the sample methods. Okay. So in previous classes, we have already discussed what is the meaning of the population or universe. What are the methods of the statistical inquiry, in which we have discussed the census method and the sample method, and we have already discussed the what are the census method, suitability of the census method, merits as well as demerits of the census method, and the sample method, what is the meaning of the sample method, suitability of the sample method, merit and demerit of the sample method. Okay, so in last class we have started a topic that is methods of the sampling. What are the different types of the sampling? So in which we have discussed that is there are two types of the sampling. First one is probability sampling method. Second one is non-probability sampling method. So probability sampling method, then further it is subdivided into two, that is unrestricted or the restricted sampling. And then unrestricted sampling is also called the simple random sampling, and restricted sampling is further divided into three, that is stratified sampling, systematic sampling, cluster sampling. Okay, so the non-probability sampling is divided into three, that is purposive sampling, quota sampling and the convenience sampling. Okay, so in last class we have already discussed what is the meaning of the probability sampling method, unrestricted sampling method, what is restricted sampling method, and we have already discussed what is the stratified sampling and merit and demerit of the stratified sampling. Okay, so in today's class we are going to start the systematic sampling. Okay, आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे कि ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है. ओके, सो ये सारे तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जिसमें हर एक आइटम की क्या होती है, इक्वल चांस होती है कि वो बीइंग अ सेलेक्टेड एज अ सैंपल, वो सैंपल की तरह सेलेक्ट होंगे, तो इक्वल चांस है. अनरिस्ट्रिक्टेड में क्या होते हैं, जो भी सारे आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सिंपली आइटम्स क्या होते हैं, होमोजीनियस नेचर में होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में. और इसके दो मेथड हैं कि या तो हम लोग टेबल रैंडमली क्या है, टेबल्स के थ्रू नंबर्स को कैलकुलेट करें, आइटम्स को टेक इन करें, एज वेल एज लॉटरी मेथड कि हम लोग क्या करें, स्मॉल चिट्स बना के टेक इन करें. और रिस्ट्रिक्टेड में क्या है कि जब हमारे जो आइटम्स हैं, जो यूनिवर्स है, वो क्या है, इट इज़ इन डाइवर्स नेचर, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में है, हेट्रोजीनियस है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, तो उसमें हमें 3 पढ़ना है. तो हमने लास्ट क्लास में स्ट्रैटिफाइड पढ़ा था कि स्ट्रैटिफाइड क्या होता है. तो इसमें क्या होता है, जो भी पॉपुलेशन होती है कंट्री की, उसको वेरियस स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, वेरियस ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं. फिर उसके थ्रू क्या है, वही पॉपुलेशन को हम डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं. फिर उसकी जो भी एक आइडेंटिकल होते हैं, मतलब जिनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिकल है, उनको एक स्ट्रेटा में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. और जिनकी एक जैसी आइडेंटिकल है, उनको डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं. ओके, सो आज हम क्या पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है, कि कैसे हम ये सब क्या है. देखिए, एक सेंसस मेथड था, तो उसमें तो बेसिकली यही मतलब था ना कि हम क्या करेंगे, उसमें सबको सेलेक्ट करना है. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें इसको सेलेक्ट करना है, इसको स्किप कर देना है, या हमको कुछ रैंडमली कुछ कलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है. इसमें क्या है, ये सैम्पलिंग में क्या था कि जो हम क्या करें, पॉपुलेशन में से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ सैंपल्स को ही एज अ सैंपल हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इस पॉपुलेशन के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसी में हम क्या है, डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं कि अगर हमको सैम्पलिंग, अगर डेटा कलेक्शन करना है तो हम कैसे करेंगे. तो यही सारे क्या है, उसके मेथड है. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, फर्स्ट वन इज मीनिंग. So method in which out of the complete list of the available population, every nth item of this numbered item is selected as a sample item is called systematic sampling. Okay, इसमें क्या कह रहा है कि method in which out of complete list, अगर total population की list दी है, अगर हमको complete list दी है population की,
तो हम उसका क्या है, नंबर, जितने भी नंबर दिए हैं उसके हम nth आइटम को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब ये nth आइटम क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसके nth आइटम को सेलेक्ट करेंगे। दिस मेथड इज कंसीडर्ड टू बी शॉर्टकट मेथड ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग। इसे क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग का। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 आइटम टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम द 100 आइटम्स, क्या करना है, हमारे पास 100 आइटम्स हैं, ठीक, उसमें से हमें 10 आइटम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ये पॉपुलेशन है तो हमें 10 आइटम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। फिर क्या कह रहा है, देन एवरी 10th आइटम फ्रॉम द सेलेक्टेड यूनिवर्स वुड बी सेलेक्टेड रैंडमली। अब हम क्या करेंगे कि उसमें से जो 10th आइटम है, 100 में से 10 आइटम को सेलेक्ट करना है, उसमें से हर एक का 10th जो आइटम है उसको हमें लेना है। इफ द फर्स्ट सेलेक्टेड न्यूमेरिकल इज 9th आइटम, अगर जो nth जो हम टर्म बात करें, अगर इसका फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं, 9th ले लेते हैं, देन द सब्सिक्वेंट न्यूमेरिकल हो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 एंड 99। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया आपके, ओके, 89 और 99। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब बेसिकली यही है कि हम लोग के पास अगर पूरी कंप्लीट लिस्ट दी हुई है पॉपुलेशन की, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी nth आइटम है उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 आइटम लेना है तो हमको 10 आइटम उसमें से सेलेक्ट करना है। तो हर एक, अगर पहला 9th हो गया तो सेकेंड 19th, 29th, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99। अगर 200 है और हमें क्या लेना है, 20 आइटम्स लेना है, तो हम उसमें क्या कर देंगे, आगे के नंबर्स को भी ऐड कर देंगे। यही होता है आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ओके, सो मेरिट ऑफ द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज, फर्स्ट वन इज सिंपल। ये क्या है, सिंपल है। सो दिस मेथड इज सिंपल एंड कन्वीनियंट टू यूज एज कंपेयर टू अदर मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग और द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये जो मेथड है वो बहुत सिंपल है, एज वेल एज बहुत कन्वीनियंट है यूज करने में, एज कंपेरिजन टू अदर मेथड ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग। अदर मेथड जो भी रैंडम सैम्पलिंग के हैं, लाइक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, उसके कंपैरेटिवली क्या है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है, क्वाइट ईजियर है। नेक्स्ट वन इज नॉट बायस्ड। सो देयर exists no possibility of personal bias by the investigator as every nth item is selected as a sample item। ठीक है, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, पर्सनल बायसनेस करेगा बाय द इन्वेस्टिगेटर, बिकॉज इसमें क्या है, हर एक nth आइटम को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। सो सैम्पलिंग बाय दिस मेथड इन्वॉल्व्स लेस एफर्ट्स एंड हेंस इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, अगर हम इस मेथड से सैम्पलिंग करते हैं, ये क्या है, बहुत लेस एफर्ट को इन्वॉल्व करता है, एज वेल एज इसमें जो टाइम भी जो लगता है वो भी बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। नेक्स्ट वन इज सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन, कि जो उसका कंक्लूजन है वो क्या होता है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है। सो द कंक्लूजन ड्रॉन बाय दिस मेथड आर सेटिस्फैक्ट्री। ये जो कंक्लूजन इसके थ्रू ड्रॉ होगा वो क्या होगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा। व्हेन पीरियोडिक फीचर्स एसोसिएटेड विद द सैम्पलिंग इंटरवल आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, जब भी जो भी पीरियोडिक फीचर्स है कि अगर कितने कितने पीरियड से रिलेटेड हम डेटा को ले रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी सैम्पलिंग इंटरवल कोई प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, बहुत ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम ईच सैंपल शुड नॉट बी होमोजीनियस। जो भी इंफॉर्मेशन हम पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन से ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट बी होमोजीनियस। वो होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, आइटम सारे एक जैसे नहीं होने चाहिए, इट शुड बी हेट्रोजीनियस होने चाहिए। डाइवर्स आइटम हम क्या करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट वन इज डीमेरिट्स, कि ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के डीमेरिट्स क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज अनफेयर। सो सिंस एवरी आइटम इन द यूनिवर्स डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ द बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, अब क्या है कि हमें पता है कि अनफेयर है, क्योंकि हर एक आइटम को क्या है, इक्वल चांस नहीं होती है कि वो हर बार सेलेक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि क्या है, ये प्रोबेबिलिटी पे है। हम प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कि इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो आइटम सेलेक्ट होगा, एक्सेप्ट द ओनली द फर्स्ट आइटम दैट इज सेलेक्टेड रैंडमली।
बस एक जो फर्स्ट आइटम हम सेलेक्ट किए हैं उसकी ही क्या है, एक गारंटी है कि ये आइटम सेलेक्ट होगा। इसके बाद के अगर हम इसको 200 आइटम कर दें, 200 आइटम कर दें और हमको बस 10 आइटम लेना है, तो जो फर्स्ट नंबर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो वही सेलेक्ट हो, और आगे की कोई भी ये श्योरिटी नहीं है कि कौन से जो भी आइटम है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज मिसलीडिंग रिजल्ट्स। So if periodic features associated with the sampling interval are present, the result so obtained may not serve the purpose। ठीक है, इसका क्या जो रिजल्ट होता है वो भी मिसलीड भी करता है कि जो भी पीरियोडिक फीचर्स हैं जितने भी यूनिवर्स के एज वेल एज आइटम्स के, वो क्या है सैम्पलिंग इंटरवल आर प्रेजेंट है, उसमें सैम्पलिंग जो इंटरवल्स है जितने गैप के साथ वो प्रेजेंट है, तो उसके क्या हो सकता है, उसका कंक्लूजन फाइनल रिजल्ट यही हो सकता है कि जो भी जिसके थ्रू हम डेटा ऑब्टेन्ड कर रहे हैं वो जिस पर्पज से हम लोग ने डेटा को ऑब्टेन किया है वो उसका अल्टीमेटली वो उस कंक्लूजन और उस रिजल्ट के साथ वो डेटा नहीं कलेक्ट हुआ हो। नेक्स्ट वन इज अनसुटेबल इफ साइज ऑफ द यूनिवर्स इज लार्ज। ये क्या है, ये अनसुटेबल है जब हम साइज क्या है पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। सो दिस मेथड इज नॉट सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ द यूनिवर्स इज लार्ज। ये मेथड सुटेबल नहीं है जब यूनिवर्स की साइज क्या है बहुत ज़्यादा लार्ज है, एज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर सैम्पलिंग फ्रेम। फिर क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि एक सैम्पल को फ्रेम करने में इट्स बिकम क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, सो ये आपका क्या था सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं हर nth आइटम को क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं कि जो भी नंबर्स हमारे पास दिए हैं, अगर 100 आइटम्स हैं तो उसमें 10 आइटम्स को हमको सेलेक्ट करना है। तो पहले हमने क्या कर लिया, 9th आइटम को ले लिया, उसके बाद 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 एंड 99, ये क्या हो गया आपके 10 आइटम सेलेक्ट हो गए। अब जिसको एज अ इन्वेस्टिगेटर इस पर रिसर्च करना है, कोई भी टॉपिक जिससे उसको रिसर्च करना है, वो ईजिली क्या कर सकता है, इस पर रिसर्च स्टार्ट कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग। अभी हम लोगों ने स्ट्रैटिफाइड पढ़ लिया, सिस्टमैटिक पढ़ लिया, नेक्स्ट आपका क्या है क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज द मीनिंग। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। देखिए इसकी पहली ही कंडीशन हो गई, ये मेथड तब यूज होगा जब पॉपुलेशन की साइज क्या होगी, लार्ज होगी। ओके, कि जब ये इस मेथड को हम तभी यूज करेंगे जब पॉपुलेशन की साइज क्या होगी, वेरी लार्ज। The universe is divided into some clusters from which sampling is carried out in a number of stages। इसमें क्या होगा, जो भी पॉपुलेशन है, हम पॉपुलेशन को जो ले रहे हैं, यूनिवर्स को ले रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में क्या होंगे, वो डिवाइड होंगे। ओके, सो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू डिवाइड एंड सब डिवाइड द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमको पॉपुलेशन को क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले हम इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर इसका कुछ अगर हमें सब डिवीजन करना है तब हम इस मेथड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड टू कंडक्ट अ सर्वे इन अ कंट्री, अगर कोई कंट्री में सर्वे कराना चाहता है, वी विल फर्स्ट डिवाइड अ कंट्री इनटू रीजन। हम सबसे पहले कंट्री को क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, अगर हमें पॉपुलेशन को हमें डिवाइड करना है, पहले हम डिवाइड किस में करेंगे, रीजन में डिवाइड करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, देन इनटू सिटीज। फिर इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे, सिटीज में करेंगे, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया, देन इनटू डिफरेंट लोकेलिटीज, फिर क्या करेंगे, डिफरेंट लोकेलिटीज में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, एंड ईच स्टेज सैम्पलिंग इज डन बाय द सुटेबल मेथड। और हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेज पे एक डिफरेंट मेथड के थ्रू, सैम्पलिंग मेथड के थ्रू क्या होगा, हम लोग सैंपल को कलेक्ट करेंगे। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या हो गया कि जो भी पूरी यूनिवर्स है, जो भी पूरा पॉपुलेशन है, हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंट क्लस्टर और डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कि पहले हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल का एग्जांपल ले लो कि अगर आपके स्कूल में 1600 स्टूडेंट हैं
तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि पहले 11th का देखना है, आपको 11th में देखना है कितने बच्चे, 11th में देखना है कितने साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कितने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कितने ह्यूमैनिटीज़, उसमें भी देखना है कि कितने गर्ल हैं कितने बॉय हैं। फिर उसमें उनको भी क्या करना है, रीजन वाइज डिवाइड करना है कि कौन किस एरिया से आता है, वाराणसी के कौन किस एरिया से आता है, या उनके फादर जो जिस सर्विस में है वो किससे रिलेटेड है, किस किस पोस्ट से रिलेटेड। तो ये क्या है कि हम अपने पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, डिवीजन देन सब डिवीजन करते चले जा रहे हैं, और हर एक एरिया में डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड को हम यूज़ करके डेटा को कलेक्ट करेंगे। यही होता है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड में क्या था, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम डिवाइड कर रहे थे, डिफरेंट स्ट्रेटा में इसमें क्या कर रहे थे, जो भी nth आइटम है सैंपल का उसको ले रहे थे, और इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट क्लस्टर्स एज वेल एज डिफरेंट स्टेजेस पे अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, सो फर्स्ट द मेरिट इज, तो यही है इसका आपका क्लस्टर सैम्पलिंग, यही होता है कि हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को डिवाइड कैसे करना है, हम लोग पहले डिवीजन करेंगे डिफरेंट स्टेजेस पे एंड देन उसका सब डिवीजन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेरिट्स, कि इसकी मेरिट क्या है। सो इट कवर्स द लार्ज एरिया, पहला हो गया क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर लिए, पूरे कंट्री को ले लिए, लार्ज एरिया हो गया ना। तो दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन लार्ज एरियाज टू बी स्टडीड एट सैम्पलिंग इज डन थ्रू वेरियस स्टेजेस, ठीक है। ये मेथड कब यूजफुल है, जब हम लार्ज एरिया पे हमें स्टडीड करना है, क्योंकि सैम्पलिंग क्या होगी, इज डन वेरियस स्टेजेस पे क्या हो रही है, सैम्पलिंग हो रही है। फ्लेक्सिबल, इट इज अ फ्लेक्सिबल मेथड एज इट इनेबल्स एग्जिस्टिंग डिवीजन, ठीक है। ये बहुत फ्लेक्सिबल मेथड है क्योंकि इसमें एग्जिस्टिंग डिवीजन हो रहा है एंड देन फर्दर सब डिवीजन, डिवीजन का भी फर्दर सब डिवीजन करें टू बी यूज एज द सैंपल एट दी वेरियस स्टेजेस, कि हम लोग उसको एज अ सैंपल यूज करें डिफरेंट स्टेजेस पे। नाउ द नेक्स्ट वन इज डीमेरिट्स, इसके डीमेरिट्स क्या हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कैसे हो गया, पहले हम लोग कंट्री लेवल पे डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट वाइज कर रहे हैं, डिफरेंट क्या है, फिर अगर हम लोग को करना है डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं, तो हर एक एरिया पे, हर एक रीजन पे और स्टेज पे हमें जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी है एज वेल एज कॉस्ट कंज्यूमिंग भी है। ओके, तो ये एक्सपेंसिव है। सिंस सैम्पलिंग इज डन एट द वेरियस स्टेज, सैम्पलिंग क्या है वो हर एक स्टेज पे होगी, सो दिस इज एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। ये क्या है, टाइम में भी बहुत कॉस्टली हो गया क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूमिंग है, मनी भी है क्योंकि हर लेवल पे हम अगर रिसर्च करने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, तो हमें वहाँ जाने का, स्टे करने का, ये सारा कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, एज वेल एज एफर्ट्स कितना ज़्यादा लग रहा है, तो ये क्या है, कॉस्टली है। नेक्स्ट वन इज लेस एक्यूरेट, सो इट इज जनरली लेस एक्यूरेट एज कंपेरिजन टू अ मेथड इन विच सैम्पल हैज बीन सेलेक्टेड बाय सम सुटेबल सिंगल स्टेज प्रोसेस। ये क्या होता है, ये लेस एक्यूरेट है बिकॉज क्योंकि एज कंपेरिजन टू कि जिसमें डेटा क्या है, हम कुछ बहुत मिनिमम या सिंगल स्टेज से हम जो डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, उससे क्या है, ये ज़्यादा लेस एक्यूरेट है क्योंकि हर एक लेवल पे डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको कंपाइल करना, फिर सैम्पल्स के थ्रू डिफरेंट स्टडी करना, इसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी लेस हो जाती है। तो ये क्या था आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि डिफरेंट जो भी पॉपुलेशन है और यूनिवर्स है उसको हम डिफरेंट क्लस्टर्स और डिफरेंट स्टेजेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें क्या हमने पढ़ा, अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग और द रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग, और restricted sampling then further divided into three, that is stratified, systematic and the cluster। तो stratified में क्या है, different characteristics पे हम लोग different strata में क्या करते हैं, divide करते हैं। systematic sampling में क्या है कि कोई भी items का जो भी population का हम एक complete list लेके उसके जो भी nth items होते हैं उसको हम लेते हैं, और clusters में क्या होता है कि जो भी पूरे population को हम क्या करते हैं, different क्लस्टर्स और डिफरेंट स्टेजेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, सो ये था आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, कि ये क्या है। ओके, सो दीज आर द मेथड इन विच every item of the universe does not have the known chance of the being selected as a sample। ठीक है, इसमें वो सारे आइटम्स आते हैं जिसमें क्या है
कि उनके पास दे डोंट हैव द इक्वल चांस, उनके पास कोई भी इक्वल चांस नहीं है कि वो क्या होंगे, वो सेलेक्ट होंगे एज अ सैंपल। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में क्या था कि ये इसमें वो सारे आइटम्स थे जिनके पास इक्वल चांसेस थी कि वो एज अ सैंपल सेलेक्ट होंगे। यहाँ पे कन्फर्मिटी थी क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थी, बट यहाँ पे क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये सारे जो सैंपल्स हैं डिफरेंट, वो क्या होंगे, एज अ सैंपल वो लोग सेलेक्ट होंगे। ये होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें क्या है, इसमें चांसेस हैं कि वो सेलेक्ट होंगे, इसमें चांसेस नहीं है कि वो एज अ सैंपल वो सेलेक्ट होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी चांसेस नहीं। तो इस नॉन प्रोबेबिलिटी को हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं। इसके टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज पर्पसिव सैम्पलिंग, सेकेंड वन इज कोटा सैम्पलिंग एंड द थर्ड वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, ये तीनों हमें क्या करना है, पढ़ना है। सो फर्स्ट वन इज पर्पसिव सैम्पलिंग. So we will study about the purposive sampling. So meaning. Method in which the investigator himself chooses the sample from the universe, which is his opinion are the best representative of the population is purposive. देखिए अब यहाँ पे बायसनेस की बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी इन्वेस्टिगेटर है, रिसर्चर है, वो उन्हीं को आइटम को सेलेक्ट करेगा उससे जो लगता है, अकॉर्डिंग टू हिम और हर। अगर मुझे लगता है कि अगर 10% है, 10% में इन दो को सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी कि चिट करूँगी कि वो लोग उठाएंगे, ऐसा कुछ। मेरा मन है कि इसको सेलेक्ट करने का, मैंने उसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर। तो ये चांसेस किस में होती है, पर्पसिव में, क्योंकि मुझे ये लग रहा है एज अ इन्वेस्टिगेटर, मुझे ये लग रहा है कि ये क्या है, पूरे पॉपुलेशन को अच्छा रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया तो मेरा जो, अगर ये क्या है 10 को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में क्या है कि इसको बोलते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। सो मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ चूजेज द सैंपल, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद सैंपल को चूज करता है फ्रॉम द यूनिवर्स से, विच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट, उसकी ओपिनियन में जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है वो उसी को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। सो इट इज कॉल्ड दी पर्पसिव सैम्पलिंग, इसे पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं, डेलिबरेट सैम्पलिंग और दी जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, इससे 3 टाइप का है, पर्पसिव सैम्पलिंग, डेलिबरेट सैम्पलिंग और दी जजमेंट सैम्पलिंग। So it is also called the judgment sampling and the deliberate sampling. Okay. So in this method, sample selection is not left to chance factor. ठीक है, इस सैम्पल सिलेक्शन में, इस मेथड में सैम्पल जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो चांस फैक्टर पे नहीं है कि इसी को क्या करना है, ये बाई चांस क्या है, ये सेलेक्ट हो गया, इसमें ये चांसेस नहीं होती है। बट इट इज़ डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ये पूरा डिपेंड किस पे करता है, इन्वेस्टिगेटर पे करता है कि वो किसको क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन सम आइटम्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर। ये मेथड उस टाइम ज़्यादा यूजफुल है कि जब किसी भी इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि ये जो भी आइटम है ये क्या है, मोर इम्पॉर्टेंट है देन दी अदर्स एंड नीड टू बी सेलेक्टेड एज अ सैम्पल आइटम, और इसे सेलेक्ट करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस टाइम क्या है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर रिसर्चर क्या करता है, पर्पसिव सैम्पलिंग को यूज़ करता है। जब उसे लगता है कि ये जो हम जिसको सेलेक्ट करने जा रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपेरिजन टू अदर, कि हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, उस टाइम क्या है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर पर्पसिव सैम्पलिंग को यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन इन्वेस्टिगेशन इज टू फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न बाय द मोबाइल कंपनीज इन इंडिया, अगर कोई क्या हो रहा है कि इफ़ एन इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जिसमें ये जानना है कि जो भी मोबाइल कंपनीज हैं वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, सो देन द इंक्लूजन ऑफ द नोकिया एंड सैमसंग बिकम इसेंशियल। उस टाइम क्या है कि दोनों का इंक्लूजन करना, किसका, नोकिया और सैमसंग का इंक्लूजन करने से हम क्या है, डेटा को कलेक्ट कर लेंगे कि कितनी जो कंपनीज हैं कितना प्रॉफिट अर्न करेंगी हैं इंडिया में, और किसी कंट्री में नहीं, इंडिया में। जैसे अगर हमें इंडिया और किसी और कंट्री के साथ कंपेयर करना है, अमेरिका के साथ, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मोबाइल कंपनी का प्रॉफिट देखना है तो हम यहाँ पे इंडिया, नोकिया प्लस सैमसंग दोनों को ऐड कर देंगे, तब हम इसका क्या करेंगे, अमेरिका के साथ कंपेयर करेंगे।
क्योंकि इन दोनों के इंक्लूजन से ही तो हम पता कर पाएंगे कि जो इंडिया में मोबाइल कंपनीज हैं वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। तो इसी के थ्रू क्या है कि हम लोग कलेक्ट कर लेंगे जो भी इंफॉर्मेशन। तो ये क्या होता है आपका पर्पसिव सैम्पलिंग। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द पर्पसिव सैम्पलिंग। फ्लेक्सिबल, फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल. So since purposive sampling allows inclusion of the significant items in the sample, this method is flexible in nature. ठीक है, purposive sampling में क्या होता है, ये अलाउ करता है कि हम डिफरेंट जितने भी आइटम्स हैं उनका इंक्लूजन कर ले, मतलब एक साथ हम उनको लेके चले। तो ये क्या होता है, ये जो सैम्पल होता है, ये जो सैम्पलिंग मेथड होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है. नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स पर्पस ऑफ द स्टडी. So selection of item for the sample can be done deliberately to suit the objective of the study. ठीक है, जो भी हम आइटम का सिलेक्शन कर रहे हैं एज अ सैम्पल, वो क्या है, इट शुड बी ऐसा करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव से क्या करे, शुड बी मैच वो ऑब्जेक्टिव पे वो सूट करे. इसलिए क्या करता है, ये पर्पस ऑफ स्टडी के ही अकॉर्डिंग काम करता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर देखता है कि उसकी स्टडी ये है, उसको ये स्टडी करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो डिफरेंट मेथड को यूज़ करता है. तो पर्पसिव सैम्पलिंग क्या है, उस इन्वेस्टिगेटर के लिए उस सिचुएशन में क्या हो जाती है, फ्रूटफुल हो जाती है. नेक्स्ट वन इज सिंपल. सो दिस मेथड इंश्योर्स simplicity in the process of sample selection as it is based on opinion of the investigator. ठीक है, इस मेथड में क्या है, सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड किस पे करता है, इन्वेस्टिगेटर उसके ऊपर है, वो जिस आइटम को एज अ सेलेक्ट करे. ठीक है, तो ये सिंपल हो गया कि बहुत ज़्यादा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे सारे प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करना है. ये पूरा इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टिगेटर कि वो किस सैम्पल को सेलेक्ट कर रहा है. तो ये क्या हो गया, सिंपल. नाउ द नेक्स्ट वन इज डीमेरिट्स ऑफ द पर्पसिव सैम्पलिंग. की पर्पसिव सैम्पलिंग के डीमेरिट्स क्या है. फर्स्ट वन इज बायस, जो मैंने बोला कि बायसनेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है. सो दिस मेथड सफ़र फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. ये जो मेथड है वो पर्सनल बायसनेस से बहुत ज़्यादा सफ़र करती है इन्वेस्टिगेटर के, वाइल सेलेक्टिंग आइटम फ्रॉम द यूनिवर्स एज इट इज़ लेफ्ट टू द चॉइस फैक्टर. क्योंकि ये तो पूरा इन्वेस्टिगेटर के ऊपर हो गया ना कि वो किस आइटम को चूज़ करे एज अ सैम्पल. तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या है, वो मैनिपुलेट भी कर लेता है. उसे जो आइटम को चूज़ करना है उसे पता है कि अगर ये आइटम को चूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट भी करेगा पॉपुलेशन को, एज वेल एज जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा आएगा. तो इससे क्या होगा कि वो जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसी पर्सन को या उसी आइटम को चूज़ करेगा जिससे वो उसको लगेगा कि ये ज़्यादा इफेक्टिव. तो यहाँ पे क्या हो जाती है, बायसनेस हो जाती है. नेक्स्ट वन इज नॉट रिलायबल. ये रिलायबल नहीं है. सो सिंस दिस मेथड सफ़र फ्रॉम द पर्सनल बायसनेस. पता है कि ये जो मेथड है वो क्या है, पर्सनल बायसनेस से सफ़र कर रही है. पर्सनल बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. इसमें इन्वेस्टिगेटर क्या है, बायस्ड है. द सैम्पल दस सेलेक्टेड मे नॉट बी रिलायबल. तो जो भी हम सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं वो बट ऑब्वियस है कि वो रिलायबल और ट्रूथफुल ऑथेंटिक नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा इट इज टोटली डिपेंडिंग द पर्सनल बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. ये पूरा जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसके पर्सनल बायसनेस हो जाती है, इसलिए जो इसका रिजल्ट होगा एज वेल एज की रिलायबिलिटी भी क्या होगी, बहुत लेस होगी. नेक्स्ट वन इज इनएक्यूरेट. सो दिस मेथड गिव इनएक्यूरेट रिजल्ट. ये जो मेथड है वो क्या करता है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है. एज सैम्पल डिपेंड अपॉन द विम्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. क्योंकि ये टोटल किस पर डिपेंड करता है, उसके विल और इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर. ठीक है, पूरा इंटरेस्ट और विल के ऊपर ही डिपेंड करता है किसी भी इन्वेस्टिगेटर को. इफ़ द इन्वेस्टिगेटर इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, अगर कोई इन्वेस्टिगेटर क्या है वो एबल और कैपेबल नहीं है, वन मे गेट इनएक्यूरेट रिजल्ट. वो क्या है, उससे अगर वो प्रॉपर वो ट्रेंड नहीं है, वो स्किल्ड नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, तो क्या हो सकता है, उसकी वजह से जो रिजल्ट आए वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है. तो इसमें इनएक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, रिलायबल भी नहीं है, एज वेल एज फुल ऑफ बायसनेस. इसमें बायसनेस होने की वजह से इसमें रिलायबिलिटी भी नहीं है और एक्यूरेसी भी. ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन today's class, we have discussed what is the systematic sampling, what is the cluster sampling, and what is the we have started also the non probability sampling method. हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों ने पर्पसिव सैम्पलिंग को पढ़ लिया. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में कि पॉपुलेशन और यूनिवर्स क्या होता है,
और मेथड्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं फॉर द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इन विच वी हैव डिस्कस्ड दी टू मेथड, दैट इज सेंसस मेथड एंड दी सैम्पल मेथड। कि सेंसस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, ईच एंड एवरी आइटम को पॉपुलेशन के सेलेक्ट करते हैं। सैम्पल में क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं, कोई भी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं एज अ सैम्पल, देन उस पर स्टडी करते हैं, उसके मेरिट डिमेरिट सुटेबिलिटी पढ़ा। नेक्स्ट वी हैव स्टार्टेड दी मेथड्स ऑफ द सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ द सैम्पलिंग इन विच वी हैव डिस्कस्ड दी टू टाइप्स ऑफ sampling, that is probability sampling and the non-probability sampling. Then probability sampling is divided into two, that is unrestricted or the restricted. Then restricted is subdivided into three, that is stratified, systematic and the cluster. Then non-probability is divided into three, that is purposive, quota and the convenience sampling. So till the purposive sampling we have discussed in today's class. The left all the sampling we will discuss in the next class. Okay, thank you.